हेलो स्टूडेंट, एस्मिन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? तो अपन लास्ट क्लासेज में देख चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था कि किसी एक फ्रेम में कोई भी घटना है उसके बारे में अपने को कुछ पता है, और दूसरी फ्रेम जो कुछ भी हो सकती है, जो पहली फ्रेम के सापेक्ष स्थिर हो सकती है, गतिशील हो सकती है, उस फ्रेम में उसी घटना को अपन देखना चाह रहे हैं। तो दोनों घटनाओं के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को बताने वाली जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपन बात कर चुके हैं इनर्शियल फ्रेम की, इनर्शियल फ्रेम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। और इनर्शियल फ्रेम क्या थी? ऐसी कोई भी फ्रेम जिसमें F एक्सटर्नल बाह्य बल का मान 0 होने पर उसमें गतिशील कण है वो कैसा दिखाई दे? नॉन एसिलेटेड दिखाई दे, नॉन एसिलेटेड दिखाई दे, मतलब त्वरण रहित दिखाई दे। तो कोई भी ऐसी फ्रेम जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण गति करता हुआ त्वरण रहित दिखाई दे, तो वो फ्रेम क्या कहलाती है? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के आधार पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो अगर अपने को किसी एक इनर्शियल फ्रेम में किसी घटना के कि कोई भी घटना है उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता है या उस घटना का बारे में पता है, तो उसका किसी एक अन्य निर्देश तंत्र जो भी जड़त्वीय होगा या इनर्शियल होगा उसके अंदर अपने को रिलेशन वेरीफाई करना है कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन है वही क्या कहलाएंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन के रूप में बात करें कि यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात है तो ऐसे कोई संबंध जिसकी सहायता से अन्य निर्देश तंत्र में उसके संबंध अपन ज्ञात कर सके तो वो कहलाता है अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अपन कोऑर्डिनेट की बात करें तो मान लेते हैं कि अपने पास में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है S, तो इसके अंदर x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस, इसका मूल बिंदु O। एक कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है S प्राइम, कोई अन्य निर्देश तंत्र है S प्राइम, तो ये दूसरा निर्देश तंत्र हो गया S प्राइम। उसके एक्सिस देखा है x प्राइम है, y प्राइम है और z प्राइम है, मूल बिंदु O प्राइम है। तो ये निर्देश तंत्र हो गया, इसको लिख सकते हैं S प्राइम के द्वारा। तो दो निर्देश तंत्र है S और S प्राइम। जो S निर्देश तंत्र है वो स्थिर अवस्था में है और जो S प्राइम निर्देश तंत्र है वो एक नियत वेग v से गतिशील है। तो एक नियत वेग v अपन ने मान लिया है कि S प्राइम फ्रेम है वो S के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील अवस्था में है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि कोई कण है उस कण का के स्थिति सदिश का या वेग का या त्वरण वगैरह का इन दोनों फ्रेम में आपस में रिलेशन अपने को कैलकुलेट करना है। जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन कहलाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए अपन कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन ऑफ पार्टिकल कि कण की स्थिति क्या है। सबसे पहले ये वाली चीज़ ज्ञात करेंगे। तो कण की स्थिति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि अपने पास में कोई एक कण है, एक कण है, कण को मान लिया P बिंदु के ऊपर स्थित है। इस P बिंदु पे जो कण है उस कण का S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर है। इस बिंदु P का या बिंदु P पर जो कण है उसका S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर। इसी बिंदु P का S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया वो है R प्राइम वेक्टर। इसी बिंदु P का S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया R प्राइम वेक्टर। इसके अलावा जो S प्राइम निर्देश तंत्र उसका मूल बिंदु O प्राइम, तो O प्राइम का S निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश ये वाला जो कि अपन मान लेते हैं R0 वेक्टर। तो क्या क्या माना अपन ने कि बिंदु P का S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर, इसी बिंदु P का S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश R प्राइम वेक्टर, बिंदु O प्राइम का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। और जो R0 वेक्टर है अपन जानते हैं कि S प्राइम जो निर्देश तंत्र है वो नियत वेग v से गतिशील है। तो R0 वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? v वेक्टर t। अपन ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं इसको कि r0 बराबर vt, एक तरीके से दूरी बराबर चाल इंटू समय की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं r0 बराबर vt। तो r0 वेक्टर को अपन vt के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो अपन ने क्या क्या माना है कि बिंदु P है
कहाँ पे स्थित है, बिंदु P का S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश R वेक्टर है। और इस R वेक्टर को इसके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, R वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कि R वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और यही R वेक्टर क्या है, इसको अपन OP सदिश भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं OP वेक्टर के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ जो अपन ने आई केप जे केप के केप लिखा है वो क्या चीज़ है, तो जो आई केप है, जे केप है और के केप वो क्या है, एक्स वाई जेड जो अक्ष रेखाएं हैं, उन अक्ष रेखाओं के अनुदिश क्या है, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। तो R वेक्टर हो गया बिंदु P का स्थिति सदिश, और जो आई केप जे केप के के प्राइम लिख रहे हैं वो क्या हो गए, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। तो ये तो अपन ने माना है। अब जो अपन पार्टिकल की पोजीशन ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में दो अलग अलग केस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस तो ये कि दोनों निर्देश तंत्र S और S प्राइम दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ का मतलब t बराबर 0 समय पर, दोनों निर्देश तंत्र t बराबर 0 समय पर या इनिशियल स्टेट में संपाती थे। तो पहला केस तो ये। सेकंड केस, अगर दोनों प्रारंभ में या t बराबर 0 समय पर संपाती नहीं है, तो अपन दोनों को इसको अलग अलग देखेंगे। तो इसमें से फर्स्ट केस ले लेते हैं कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में क्या है, संपाती है। तो इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट या ए पॉइंट, व्हेन बोथ फ्रेम्स आर इंसिडेंट कोइंसिडेंट, बोथ फ्रेम्स आर कोइंसिडेंट। तो पहला केस है कि जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती है। प्रारंभ में संपाती का सिंपल सा मतलब है कि t बराबर 0 पर O और O प्राइम सेम है, मतलब एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 समय पर कंडीशन क्या है, O इक्वल टू O प्राइम, मतलब मूल बिंदु और O प्राइम एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में अपने को ज्ञात करना है कि बिंदु P का S प्राइम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश जो R प्राइम है, उसका S निर्देश तंत्र के स्थिति सदिश R वेक्टर के सापेक्ष या R वेक्टर के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो अपन ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में t बराबर 0 पर S व S प्राइम दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित है। इसके अलावा जो S प्राइम निर्देश तंत्र है, जो S प्राइम निर्देश तंत्र है वो एक नियत वेग v से, S प्राइम निर्देश तंत्र नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है। क्या कर रहा है, S प्राइम निर्देश तंत्र नियत वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि प्रत्येक समय पर S प्राइम तंत्र की अक्ष रेखाएं और S तंत्र की अक्ष रेखाएं एक दूसरे के समानांतर रहती है। मतलब कि इस प्रकार से गति करेगा कि जो X प्राइम, Y प्राइम और Z प्राइम एक्सिस हैं, ये क्या रहेंगे, हर समय पैरेलल रहेंगे। किनके, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। मतलब X प्राइम X एक्स के पैरेलल रहेगा, Y प्राइम Y एक्स के पैरेलल रहेगा और Z प्राइम Z एक्स के पैरेलल रहेगा। तो S प्राइम निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से इस प्रकार गति करता है कि प्रत्येक समय पर इनके जो अक्ष रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बनी रहती है। तो ये तो कहाँ पे है, t बराबर 0 समय पर जब गति कर रहा है, गति करना प्रारंभ किया नियत वेग v से। अब t समय पर देखें, t बराबर t मतलब t समय पश्चात क्या होगा, जो S प्राइम निर्देश तंत्र है वो vt दूरी तय कर लेगा। S प्राइम निर्देश तंत्र vt दूरी तय कर लेगा। मतलब किसी भी समय t के ऊपर O प्राइम का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा v वेक्टर t के द्वारा। तो vt दूरी तय कर लेगा। अपन मान लेते हैं कि इस समय पर इस बिंदु P के S प्राइम निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट है उनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम के द्वारा। तो S प्राइम और P बिंदु के S निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे x, y, z के द्वारा। तो x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम क्या हो गए, बिंदु P के S प्राइम निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम। तो इस स्थिति में बिंदु P का स्थिति सदिश S प्राइम निर्देश तंत्र में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन S प्राइम फ्रेम, तो वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, O प्राइम
पी वेक्टर के द्वारा, जो कि अपना क्या है आर प्राइम वेक्टर। तो आर प्राइम वेक्टर है, तो आर प्राइम वेक्टर को अपन आर वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर सिमिलरली उसी फॉर्म में लिखें तो अपने पास में क्या बनेगा, एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के कि जो आर प्राइम निर्देश आर प्राइम स्थिति सदिश है वो होगा एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के। अब यहाँ पे इनको अपन इक्वेशंस दे सकते हैं। इक्वेशन 1 आर वेक्टर वाली हो गई, इक्वेशन 2। अब ध्यान रखने लायक चीज़ है कि मैंने यहाँ पे आर प्राइम जो स्थिति सदिश है उसके लिए जो इकाई सदिश है उनको मैंने आई केप जे केप के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया है। और सेम यही चीज़ मैंने यहाँ भी दर्शाई है, आई केप जे केप के जो क्या थे एस निर्देश तंत्र में यूनिट वेक्टर थे। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में यूनिट वेक्टर मैंने क्या माने हैं, आई केप जे केप ही माने हैं। कारण क्या है इनका, क्योंकि अपन ने कंडीशन क्या ली है कि एस प्राइम निर्देश तंत्र की अक्ष रेखाएं एस निर्देश तंत्र की अक्ष रेखाओं के हमेशा समानांतर रहती है। यह अपन ने दर्शाया है यहाँ पे। तो समानांतर रहती है इसका मतलब कि एस प्राइम निर्देश तंत्र में जो इकाई सदिश होंगे उनकी डायरेक्शन भी सेम वही है जो एस निर्देश तंत्र के अक्ष रेखाओं की डायरेक्शन थी। तो इस कारण से कि एक्स प्राइम एक्स के पैरेलल है तो एक्स अक्ष की अनुदिश अपन इकाई सदिश क्या माना है, आई के। तो इसका मतलब एक्स प्राइम के अनुदिश इकाई सदिश भी क्या होगा, आई के भी होगा। यहाँ प्राइम नहीं लगाएंगे, प्राइम का मतलब कुछ अलग हो जाएगा जो कि यहाँ पे अपने वाले इस वाले केस में नहीं है। तो ये हो गया अपने पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब सिंपल सा है कि त्रिभुज बन रहा है ओ प्राइम पी। तो इस त्रिभुज में क्या करें, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम अप्लाई कर दें। तो इन ट्राइंगल ओ प्राइम पी, तो त्रिभुज के योग का सदिश नियम क्या कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर लेकिन परिमाण में विपरीत, या परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत होता है। तो अप्लाई करें तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग, ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो इनकी वैल्यू अगर अपन पुट करें तो ओ प्राइम का मतलब r0 वेक्टर प्लस r0 वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी। तो ओ प्राइम पी क्या है अपना r प्राइम वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर का मतलब r वेक्टर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं r प्राइम वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। जो r0 वेक्टर है वो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि r0 वेक्टर को अपन v वेक्टर t के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, r प्राइम वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर माइनस v वेक्टर t। इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या आ गया अपने पास में, r प्राइम और r में रिलेशन। मतलब कि अगर r का पता है, r मतलब s निर्देश तंत्र में बिंदु p का स्थिति सदिश अपने को पता है, तो अपन इस इक्वेशन की सहायता से r प्राइम मतलब s प्राइम निर्देश तंत्र में भी जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है यही क्या कहलाएगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण। तो स्थिति का गैलीलियन रूपांतरण r प्राइम इक्वल टू r वेक्टर माइनस v वेक्टर t। तो ये हो गई स्थिति का रूपांतरण। तो इक्वेशन 3 बन चुकी है अपने पास में। अब अपन ने कहा है कि जो s प्राइम निर्देश तंत्र है वो v वेक्टर, एक नियत वेग है v, उस नियत वेग v से गति कर रहा है। तो अगर अपन इनमें जो r प्राइम, तो इसके कोऑर्डिनेट x प्राइम y प्राइम z प्राइम, r के कोऑर्डिनेट है x y z, इनमें आपस में रिलेशन निकालना चाहिए, मतलब 3D के अंदर देखना चाहिए इनको अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी फॉर्म में। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैं कहता हूं कि अगर अपन ये मान लेते हैं कि जो नियत वेग v है s प्राइम फ्रेम का, नियत वेग v वेक्टर है, उसका x, y और z अक्षों के अनुदिश जो वेग है, मतलब इसके जो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट को अपन रिप्रेजेंट करें vx, vy और vz के द्वारा। मतलब जो नियत वेग v है उसके घटक क्या है, vx, vy, vz। तो उस स्थिति में जो v वेक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ v वेक्टर बराबर vx i के प्लस vy j के प्लस vz k के।
जो आई कैप जे कैप के कैप क्या है, जो ही ऑलरेडी अपन बता चुके हैं कि x या x प्राइम y और y प्राइम z और z प्राइम अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश है। तो इस स्थिति में जो ये v वेक्टर है उसके घटकों के रूप में अपन इक्वेशन 3 में रखें। तो अपने पास में इक्वेशन 1, 2 और ये इक्वेशन 4 दे दें। तो 1, 2 और 4 इनका यूज कहाँ करना है, इक्वेशन 3 में। तो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 4 in equation 3 we can write, तो क्या राइट कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप करें। तो r प्राइम इक्वेशन 2 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ x प्राइम आई के प्लस y प्राइम जे के प्लस z प्राइम के इक्वल टू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के लिए इक्वेशन 1 लिखी थी अपन ने, तो इक्वेशन 1 थी एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हो गया। माइनस वी वेक्टर, तो वी वेक्टर नियत वेग है जिसको अपन ने इक्वेशन 4 में लिखा है, तो इक्वेशन 4 की वैल्यू रख दूं, तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के वी वेक्टर की वैल्यू रख दी इनटू टी, तो मल्टीप्लाई में ये टी। तो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो फिलहाल एक बार ऐसे कैसे, एक्स प्राइम आई के प्लस वाई प्राइम जे के प्लस जेड प्राइम के इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये बन जाएगा वी एक्स टी आई के माइनस वी वाई टी जे के माइनस वी जेड टी के। तो ये अपने पास में इक्वेशन को अपन ने आगे सोल्व किया है। तो यहाँ पे अपन देखें राइट हैंड साइड में आई केप जे केप के केप ये कॉमन ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिमिलरली ऐसे कैसे, एक्स प्राइम आई केप प्लस वाई प्राइम जे केप प्लस जेड प्राइम के इक्वल टू आई केप, इन दोनों टर्म से आई केप कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से अपन लिख सकते हैं वी एक्स टी, ये आई केप कॉमन ले लिया, प्लस जे केप, तो यहाँ से और यहाँ से जो डबल अंडरलाइन किया है मैंने, इन दोनों टर्म से अगर जे केप कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा वाई और यहाँ से बचेगा माइनस का वी वाई टी, तो ये हो गया जे केप कॉमन, प्लस जो बाकी की टर्म बच रही है ये वाली और ये वाली जो ट्रिपल अंडरलाइन मैंने की है, तो जेड के केप और माइनस का वी जेड टी के केप, इन दोनों से अगर के केप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, जेड माइनस वी जेड टी और कॉमन ले लिया अपन ने के केप। तो अगर अपन इक्वेशन को देखें दोनों तरफ आई केप जे केप के केप, यहाँ भी आई केप जे केप के केप, तो दोनों तरफ जो आई केप जे केप के केप है उनके गुणांकों के आपस में तुलना करें। तो बाई कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई केप जे केप या के केप, या यूनिट वेक्टर कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर हैं उनके गुणांकों की आपस में तुलना करें। तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, इधर आई केप का गुणांक क्या है एक्स प्राइम इक्वल टू, इधर आई केप का गुणांक क्या है x माइनस वी एक्स टी, तो आई केप के गुणांकों का कंपेरिजन किया तो x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी। सेम ऐसे ही जे केप और के केप के गुणांकों के लिए भी लिख सकते हैं। तो जे केप का गुणांक यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, तो जे केप का गुणांक क्या होगा y प्राइम इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी। सिमिलरली के केप, तो के केप के लिए जेड प्राइम इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। तो ये अपने पास में आगे इक्वेशन नंबर बन चुकी है 5। तो ये इक्वेशन 5 क्या है, जो इक्वेशन 3 बनी थी अपनी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि क्या थी अपने पास में r प्राइम इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी। तो इसी इक्वेशन का अपन ने क्या किया है, जो कोऑर्डिनेट है या घटक है, घटकों के रूप में कंपोनेंट के रूप में अपन ने इसको लिख दिया है। तो r प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी 3 डायमेंशन में एक साथ इक्वेशन कह सकते हैं, गैलीलियन इक्वेशन है, और ये क्या हो गया इसके कंपोनेंट के रूप में इक्वेशन।
आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी, तो सेम ऐसे ही एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, उसके एक्स घटक हो गए, वाई घटक और जेड घटक। तो ये था अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और वो भी कौन सी कंडीशन में कि जब एस प्राइम और एस फ्रेम दोनों ही क्या है प्रारंभ में, मतलब t बराबर 0 समय पर एक दूसरे के ऊपर संपाती है, तो उस स्थिति में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा। अब इसी का सेकंड केस या बी केस ले कि एस और एस प्राइम फ्रेम प्रारंभ में या t बराबर 0 समय पर एक दूसरे पे संपाती नहीं है, तो उस स्थिति में क्या सिचुएशन बनेगी। तो बना के देखते हैं कि गैलीलियन इक्वेशन सेम यही रहती है, कुछ चेंज होती है। तो बी कंडीशन ले लेते हैं अपन। तो अपनी जो बी कंडीशन है वो बी कंडीशन है व्हेन बोथ फ्रेम्स आर नॉट कोइंसिडेंट, कि जब दोनों फ्रेम हैं एक दूसरे पे संपाती नहीं है। तो एक दूसरे पे संपाती नहीं है तो अपन पहले फ्रेम बना के देख लेते हैं क्या सिचुएशन अपने पास में। मान लेते हैं कि एस फ्रेम एस फ्रेम में एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और एक जेड एक्सिस हो गया, मूल बिंदु ओ। ये तो अपनी एस फ्रेम प्रारंभ में संपाती नहीं है, मतलब जो एस प्राइम फ्रेम है उसका मूल बिंदु प्रारंभ में यहाँ पे नहीं है, तो मूल बिंदु यहाँ पे नहीं है। तो अपन ये मान लेते हैं कि एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम थी, लेकिन t बराबर 0 समय पर वो ओ बिंदु पे नहीं है, ओ बिंदु पे नहीं है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं एस ओ प्राइम फ्रेम। इसका स्थिति सदिश r0 वेक्टर, मतलब पहले से क्या है r0 वेक्टर पोजीशन के ऊपर है, तो इसका मूल बिंदु o प्राइम, ये x o प्राइम, ये y o प्राइम, साथ में ये v वेग से नियत वेग से गति कर रही है। फिर तो कुछ समय बाद में प्रारंभ की पोजीशन t बराबर 0 पे ये पोजीशन है, जैसे ही गति करना प्रारंभ करेगी तो t समय के पश्चात ये आगे निकल जाएगी। तो s प्राइम फ्रेम, तो ये एस प्राइम फ्रेम हो गई। तो एस प्राइम फ्रेम में एक्स प्राइम और वाई प्राइम, तो इसका ये वाला जो निर्देशांक है या इस ओ प्राइम बिंदु का ओ प्राइम बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको मैं लिख सकता हूँ वी टी, क्योंकि नियत वेग v से गतिशील है एस प्राइम फ्रेम। अब आगे वही चीज़ मान लेते हैं, कोई बिंदु P है, इस P बिंदु का S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R वेक्टर। इस बिंदु P का S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R प्राइम वेक्टर। तो सिचुएशन क्या है कि बिंदु P है, उसका S और S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर है और R प्राइम वेक्टर है। तो ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे अपन देखें तो एक चतुर्भुज की तरह निर्माण हो रहा है, ओ प्राइम, ओ जीरो प्राइम, ओ जीरो प्राइम, ओ प्राइम, ओ प्राइम पी और ओ पी। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि मान लिया कि t बराबर 0 पर जो s प्राइम फ्रेम है वो s के सापेक्ष संपाती नहीं है। s के सापेक्ष संपाती नहीं है, इसका मतलब कि t बराबर 0 समय पर एस ओ प्राइम फ्रेम मान लिया एस प्राइम की प्रारंभिक पोजीशन है, तो वो क्या है ओ बिंदु के सापेक्ष r0 पोजीशन वेक्टर के ऊपर स्थिति है। जब एस प्राइम फ्रेम नियत वेग v से गति करना प्रारंभ करती है तो गति करते हुए कहीं पे जाएगी आगे t समय पर, तो उस समय पर इस ओ प्राइम का इस प्रारंभ की स्थिति के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्या है v वेक्टर t है। इसके अलावा बिंदु p, तो बिंदु p के स्थिति सदिश क्या है एस तंत्र के सापेक्ष आर वेक्टर और एस प्राइम तंत्र के सापेक्ष आर प्राइम वेक्टर। तो ये हो गए बिंदु पी के स्थिति सदिश। तो अभी तक अपन सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यूज में ले रहे थे, अब चतुर्भुज नियम कहते हैं बहुभुज नियम यूज में ले। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, बात वही होगी कर्मागत भुजाओं का योग लास्ट वाली भुजा के योग के बराबर, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा विपरीत होगा। तो उस हिसाब से अपन देखें तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ओ जीरो प्राइम वेक्टर प्लस ओ जीरो प्राइम ओ प्राइम वेक्टर प्लस कर्मागत भुजाएं हैं ओ प्राइम पी वेक्टर।
मतलब ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों का क्रमागत योग क्या होगा, चौथी भुजा के बराबर लेकिन डायरेक्शन में विपरीत। तो चौथी भुजा क्या है अपनी OP, तो OP वेक्टर। वैल्यू पुट करें इनकी, तो O प्राइम, O जीरो प्राइम क्या है, R0 वेक्टर, प्लस O0 प्राइम, O प्राइम क्या है, VT, प्लस O प्राइम P, R प्राइम, इक्वल टू OP क्या है, R वेक्टर। तो ये अपने पास में इक्वेशन बन गई। तो इसमें अपन पक्षांतरण करवा लें, तो R प्राइम वेक्टर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ R वेक्टर माइनस R0 वेक्टर माइनस V वेक्टर T। तो इसी को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूँ, R प्राइम इक्वल टू R वेक्टर माइनस R0 वेक्टर माइनस V वेक्टर T। तो यही अपनी क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किस सिचुएशन में, कि जब S प्राइम फ्रेम है वो S प्राइम के सापेक्ष क्या है, प्रारंभ में संपाती नहीं है। तो उस स्थिति में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी ये वाली, R प्राइम इक्वल टू R माइनस R0 माइनस VT। अब यहाँ पे एक अपन पिछले केस से कंपेरिजन करें कि जब संपाती था, तो अगर ये दोनों फ्रेम S और S प्राइम फ्रेम प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 के ऊपर संपाती होती है, तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो संपाती होने का मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होने का मतलब जो R0 वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, 0 होगी। R0 वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो अगर उस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे R0 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, R प्राइम इक्वल टू R माइनस VT इक्वेशन बनेगी, जो कि क्या हमने पहले वाला केस कि प्रारंभ में संपाती थे तो उसकी जो गैलीलियन इक्वेशन बनी थी सेम वो यही इक्वेशन थी। तो अगर S प्राइम निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्रारंभ में संपाती होता है तो उस स्थिति में तो गैलीलियन इक्वेशन R प्राइम इक्वल टू R माइनस VT। अगर संपाती नहीं होता है और t बराबर 0 समय पर उसका स्थिति सदिश R0 वेक्टर है, तो उस स्थिति में जो गैलीलियन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R प्राइम इक्वल टू R वेक्टर माइनस R0 वेक्टर और माइनस का VT। ध्यान रखना है कि जो V है वो क्या है, एक नियत वेग है, और नियत वेग किसका है, S प्राइम निर्देश तंत्र का, किसके सापेक्ष, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो ये था अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन देख रहे थे या पोजीशन वेक्टर देख रहे थे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।